हाँ जी, पढ़ा है यार कमेटीज के बारे में। बताओ, पढ़ गया है या नहीं पढ़ गया है, जल्दी बताओ। पढ़ लिए? क्या करती हैं बताओ।
हाँ हाँ हम्म हम्म करती क्या है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी? पर्पस क्या है इसका? हम्म रिकमेंड करती है कि हाउस में बेसिकली कौन सा बिजनेस किस टाइम पे लिया जाएगा, ठीक है, क्या काम किस टाइम पे किया जाएगा, और किस बेसिकली मैनर में काम को किया जाएगा, जो भी बिजनेस है हाउस का उसको किस मैनर में किया जाएगा, ठीक है। रूल्स कमेटी, छोड़ो, मुझे पर्पस बताओ बस। हाँ जी, रूल्स कमेटी। हम्म गुड। और जनरल पर्पस कमेटी? जनरल पर्पस कमेटी, हाँ, दो ही लोग देख के आए यार, बाकी किसी ने नहीं देखा। चलिए, एक दिन का और समय है, इसको देख लेना, ठीक है। चलो, कल हमने शुरू किया था प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात की थी, जो कि स्पीकर होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुन लो। पहले हमने देखा था कि किस तरह से लोकसभा के जो पहली सिटिंग होगी नई इलेक्टेड लोकसभा की, उसको एड्रेस करेंगे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यहाँ पे दो तीन काम करेंगे। प्रेसिडेंट बेसिकली सीनियर मोस्ट मेंबर को अपॉइंट करेंगे एज स्पीकर प्रोटम, और उसके बाद प्रेसिडेंट विल फिक्स द डेट फॉर द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर, ठीक है। उसके बाद सभी मेंबर्स को ओथ दिलवाने की जो ड्यूटी है वो प्रेसिडेंट की होती है, लेकिन प्रेसिडेंट ये ड्यूटी किसको दे देंगे? स्पीकर प्रोटम को, और जो स्पीकर प्रोटम होंगे वो सभी मेंबर्स को ओथ एडमिनिस्टर कराने का काम करेंगे, ठीक है। फिर इलेक्शन होगा, जब इलेक्शन होगा तो नए एक स्पीकर बेसिकली इलेक्ट हो जाएंगे। डन, माने लोकसभा अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को खुद इलेक्ट करने का काम करेगी। फिर हमने देखा था कि व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो हमने देखा था कि जितने भी इसके फंक्शंस या फिर इनकी पावर्स हैं, ये अपनी फंक्शंस या पावर को तीन सोर्सेज से डिराइव करते हैं। पहला सोर्सेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेकंड सोर्सेज रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस बुक, एंड थर्ड सोर्सेज पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। डन। फिर जब इनके फंक्शंस की बात की थी, तो पहली बात हमने की थी कि ही इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ ऑल दीज थ्री सोर्सेज विद इन द हाउस, ठीक है। अगर हाउस के अंदर अलग अलग तरीके से लोग इंटरप्रेट करते हैं, तो फाइनल इंटरप्रिटेशन किसकी मानी जाएगी? स्पीकर की। डन। दूसरा हमने बात की थी कि ही कैन एडजर्न द सिटिंग ऑफ हाउस, माने ये हाउस की सिटिंग को खत्म कर सकते हैं, एक दिन के काम को खत्म करके शाम को छुट्टी कर सकते हैं सभी की। डन। अब एडजर्नमेंट दो तरीके की होती है, एक सिंपल या रेगुलर एडजर्नमेंट, जहां पे दिन की छुट्टी करने के बाद बताया जाता है कि वापस कब आना है, कल आना है, परसों आना है, किस दिन आपको वापस आना है, अगली सिटिंग कब होगी। सेकंड इज एडजर्नमेंट सिनेडाई। एडजर्नमेंट सिनेडाई का मतलब होता है कि छुट्टी तो कर दी, सिटिंग तो खत्म कर दी, लेकिन ये नहीं बताया कि वापस कब आना है। डन। ये बाद में कन्वे किया जाएगा आपको मैसेज के थ्रू, ठीक है जी। दूसरा हमने बात की थी कि हाउस के अंदर ऑर्डर और डेकोरम मेंटेन करेंगे, ठीक है। जो भी कम्युनिकेशन होगी इनके थ्रू होगी, जो भी सवाल पूछा जाएगा इनके थ्रू पूछा जाएगा, जो भी जवाब दिया जाएगा इनके थ्रू दिया जाएगा। डन। तीसरी हमने बात की थी यार कि ये कभी भी पहले इंस्टेंस में वोट नहीं करेंगे, ये बस तभी वोट करेंगे जब किसी रेजोल्यूशन या बिल के फेवर और अगेंस्ट में इक्वल वोट्स आएंगे। इज दिस क्लियर? माने जब टाई होगा वोट्स का, तभी ये वोट करेंगे, और ऐसी वोट को बोला जाता है कास्टिंग वोट। डन। चौथा हमने बात की थी कि ही कैन समन सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस। सीक्रेट सिटिंग आपको पता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर समन कर सकते हैं। डन। और कोई हमने पावर डिस्कस की थी? हाँ, ही विल डिसाइड कि वेदर एनी बिल इज मनी बिल और नोट। बिल्स हमने आगे करने हैं, बट अभी के लिए ध्यान रखो कि अगर कोई भी मेंबर इंट्रोड्यूस करता है बिल,
और वो क्लेम करता है कि मेरा बिल मनी बिल है, तो डिसाइड कौन करेगा कि मनी बिल है या नहीं है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। इज दिस क्लियर? और अगर वो किसी को डिसाइड कर देंगे कि दिस बिल इज अ मनी बिल, ठीक है, तो उस बिल के साथ एक स्पीकर का सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है, और जब ये बिल पार्लियामेंट से पास होके प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो स्पीकर का साथ में सर्टिफिकेट भी जाएगा कि दिस बिल इज रिकॉग्नाइज्ड एज मनी बिल। बात समझ आई? अब दो और पावर्स और फंक्शंस हमने स्पीकर के पढ़ने हैं, पहले सुन लो। अगला जो फंक्शन है यार स्पीकर का, वो है कि ही विल प्रिजाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ डेडलॉक, इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल। होता क्या है आसान से शब्दों में, चार तरह के बिल होते हैं, ठीक है। अब मनी बिल में तो लोकसभा और राज्यसभा अनइक्वल होती है, डन। माने मनी बिल के केस में तो लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स है, राज्यसभा के पास कुछ नहीं है। बाकी तीनों बिल्स के केस में लोकसभा और राज्यसभा रिलेटिवली इक्वल होती है, ठीक है, रिलेटिवली बेसिकली वो बराबर होते हैं, ठीक है जी। अब देखिए क्या होता है यार, कई बार इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, हम आगे जब बिल्स डिस्कस करेंगे वहां पे हम केस स्टडी के साथ इसको डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स या फिर फाइनेंशियल बिल, दोनों हाउसेस के बीच में डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, डन। डेडलॉक का मतलब क्या होता है कि कोई ऑर्डिनरी बिल लोकसभा ने पास किया, लोकसभा ने पास करके राज्यसभा को भेज दिया, राज्यसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो डेडलॉक हो गया, मतलब दोनों के बीच में सहमति नहीं बन रही है। या फिर लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने उसको पास तो कर दिया, लेकिन पास करते समय राज्यसभा ने इसमें अमेंडमेंट्स कर दी, चेंजेस कर दिए, ये बिल वापस लोकसभा में आया, लोकसभा ने अमेंडमेंट्स को नहीं माना, डेडलॉक हो गया, दोनों के बीच में सहमति नहीं बन रही। या फिर लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा को भेजा, राज्यसभा ने बिल पे कोई एक्शन ही नहीं लिया, 6 महीने तक राज्यसभा में ऐसे ही पड़ा रहा, राज्यसभा में बिल डिस्कस भी नहीं हुआ, राज्यसभा में वोटिंग भी नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि दोनों हाउसेस के बीच में डेडलॉक हो गया, डन। तो ये जो डेडलॉक है यार लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, ये हो सकता है इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल या फिर फाइनेंशियल बिल, डन। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 108, बहुत पूछा जाता है प्रीलिम्स में, इधर उधर के इनमें एग्जाम्स में। आर्टिकल 108 बोलता है कि जब भी लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डेडलॉक होगा, कौन से बिल को लेके, या तो ऑर्डिनरी बिल को लेके या फिर फाइनेंशियल बिल को लेके, इन दिस पर्टिकुलर केस जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग को समन कर सकते हैं। ध्यान रखना, इट इज नॉट अ कंपल्शन ऑन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि वो ज्वाइंट सिटिंग को समन करेंगे, बट प्रेसिडेंट कैन और प्रेसिडेंट में समन अ ज्वाइंट सिटिंग। इन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज रिटन प्रेसिडेंट कैन समन अ ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट शेल लिखा होता या प्रेसिडेंट विल लिखा होता फिर ज्वाइंट सिटिंग करनी ही करनी थी समन, बट ऐसा नहीं है। इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट, माने डिस्क्रिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर वो प्रेसिडेंट साहब को कहेंगे तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग को समन कर सकते हैं, डन। और अगर प्रेसिडेंट ने दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग को समन कर दिया, इसका मतलब क्या है कि अब इस पर्टिकुलर बिल पे दोनों हाउसेस इकट्ठे बैठेंगे और इकट्ठे बैठ के अब इस पे फैसला लेंगे कि इसको पास करना है या नहीं करना है, डन। और जब भी दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग होगी तो ज्वाइंट सिटिंग को प्रिजाइड करने की पावर किसके पास है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। इज दिस क्लियर? स्पीकर ऑफ लोकसभा। राज्यसभा के चेयरमैन कभी भी ज्वाइंट सिटिंग को प्रिजाइड नहीं कर सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग को हमेशा प्रिजाइड करने का काम कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। इज दिस क्लियर? ये बात समझ आई? ज्वाइंट सिटिंग को समन कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। कौन से आर्टिकल में? 108। और ज्वाइंट सिटिंग को प्रिजाइड कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। बात समझ आई? दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। इज दिस क्लियर? ये बात समझ आ गई? हाँ। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब ही ये है। वैसे होता क्या है यार, लोकसभा अलग से काम करती है, राज्यसभा अलग से काम करती है। मान लो तुम लोकसभा हो, कोई भी बिल लोकसभा में आया, अगर तुमने इसको पास कर दिया फिर ये राज्यसभा में जाएगा, डन। राज्यसभा इसको अलग से पास करेगी, अगर राज्यसभा ने पास कर दिया फिर ये प्रेसिडेंट के पास आएगा। बट मान लो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया, मतलब डेडलॉक है ना,
आप दोनों हाउसेस की सहमति नहीं है बिल पे। यहाँ पे आर्टिकल 108 बोलता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट कैन समन अ ज्वाइंट सिटिंग, और अगर प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सिटिंग समन कर दी, फिर आप सभी इकट्ठे बैठोगे, अलग अलग हाउस में नहीं बैठोगे, आप इकट्ठे बैठोगे, इकट्ठे इस पे डिस्कशन करोगे, ठीक है, और इकट्ठे ही इस पे वोटिंग होगी, सिंपल मेजोरिटी से होगी। पहले अलग अलग हो रही है, लोकसभा में 545 है यार, ठीक है, ये अलग से पास कर रहे हैं। राज्यसभा में, लोकसभा में 543 है, राज्यसभा में 245 है, ये अलग से पास कर रहे हैं। बट जब ज्वाइंट सिटिंग होगी इकट्ठे बैठ जाएंगे, टोटल कितने हो गए 778। अब ये 778 वोट करेंगे। इज दिस क्लियर? आगे पढ़ेंगे इसको हम फिर से जब बिल्स के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ आई? पक्का? नाउ इससे अगला फंक्शन क्या है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, स्पीकर का, या पावर क्या है? पावर इज, देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जो हमारे पार्लियामेंट की लैंग्वेज होगी, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जो भाषा यूज होगी, डेट कैन बी इंग्लिश और डेट कैन बी हिंदी, ठीक है। टू लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि पार्लियामेंट में जो लैंग्वेज यूज होगी, पार्लियामेंट में जो भाषा यूज होगी, वो हिंदी भी यूज हो सकती है और इंग्लिश भी यूज हो सकती है। डन। बट अगर मान लो कोई ऐसा मेंबर है जिसको दोनों भाषाएं नहीं आती हैं, जिसको हिंदी भी नहीं आती ढंग से, इंग्लिश भी नहीं आती, ठीक है, और वो पार्लियामेंट में बोलना चाहता है अपनी मदर टंग में, मान लो कोई मलयालम में बोलना चाहता है, कन्नड़ में, तमिल में बोलना चाहता है, हरियाणवी में, पंजाबी में, किसी भी भाषा में बोलना चाहता है, तो बेसिकली वो पार्लियामेंट में अपनी मदर टंग में बोल सकता है बाय टेकिंग द परमिशन फ्रॉम स्पीकर। इज दिस क्लियर? माने नेक्स्ट पावर ऑफ स्पीकर इज कि स्पीकर कैन ग्रांट एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एनी मेंबर ऑफ लोकसभा, स्पीकर कैन ग्रांट एनी मेंबर ऑफ लोकसभा परमिशन टू स्पीक इन लोकसभा इन हिज मदर टंग। इज दिस क्लियर? और अगर ये मदर टंग में बोलेंगे तो आपको कैसे समझ आएगा सबको? ट्रांसलेशन, वो हेडफोन्स होते हैं ना, दे आर ट्रांसलेटर्स, ठीक है। लोकसभा, अगर किसी ने देखा हो लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, तो बहुत सारे मेंबर्स वो हेडफोन्स यूज करते हैं, दे आर फॉर ट्रांसलेशन। डन। बैकएंड पे ट्रांसलेशन होती रहती है, जिस मेंबर को जो भाषा समझ आती है वो ट्रांसलेटेड वर्जन उनको बेसिकली सुनाई देता रहता है। इज दिस क्लियर? बात समझ आ गई? पक्का? लिखिए इनको। कौन सा फंक्शन है? छठा, सेवंथ, लिखिए। चलो जो भी है लिख। हाँ जी, ये इस बार प्री का सवाल था एचएएस में। अच्छा, बढ़िया है, ठीक है, तुम ये पॉलिटी कर लो, सारा प्री यहीं से ही आएगा, ठीक है। ये मैं इंश्योर कर सकता हूँ ऑन कैमरा, जब हम छोड़ेंगे ही नहीं कुछ, ठीक है ना। चलिए लिखिए, लिखो लिखो। सातवां लिखो। ही प्रिजाइड्स ओवर, ही प्रिजाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग, he presides over the joint sitting of both houses, of both houses in case of deadlock, in case of deadlock, while while consideration of, in case of deadlock, while consideration of ordinary bill, while consideration of ordinary bill or financial bill, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल इज गिवन अंडर आर्टिकल 107, फाइनेंशियल बिल इज गिवन अंडर आर्टिकल 117। ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल, provided provided the sitting is summoned by president, अगर प्रेसिडेंट समन करेंगे तभी, प्रोवाइडेड द सिटिंग इज समन्ड बाय प्रेसिडेंट, द सिटिंग इज समन्ड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग समन कर सकते हैं, कौन सा आर्टिकल है? अंडर आर्टिकल 108। डन। लास्ट लिखिए। ही कैन ग्रांट परमिशन,
he can grant permission to member of Lok Sabha, to member of Lok Sabha to speak, to speak, he can grant permission to member of Lok Sabha to speak in his or her mother tongue, in his or her mother tongue, apart from, apart from Hindi or English, apart from Hindi or English, फुल स्टॉप। ठीक है, वैसे देखिए जो पार्लियामेंट की लैंग्वेज है डेट इज हिंदी एंड इंग्लिश, बट अगर कोई मदर टंग में बोलना चाहता है तो ही कैन टेक परमिशन फ्रॉम प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर शेल अलाउ दैट पर्सन टू स्पीक इन हिज मदर टंग। बात समझ आ गई? पक्का? क्लियर है? डन? नाउ दिस इज अबाउट स्पीकर ऑफ लोकसभा। नाउ अब देखो यार, जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, ठीक है, इनके ऑफिस में वैकेंसी भी तो क्रिएट हो सकती है ना? हमें सारा पढ़ना है, जैसे हमने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, तो इनको भी हम होलिस्टिकली पूरा पढ़ेंगे। हाउ अ वैकेंसी कैन बी क्रिएटेड इन द ऑफिस ऑफ स्पीकर? वैकेंसी कैन बी क्रिएटेड इन द ऑफिस ऑफ स्पीकर इन केस ऑफ डेथ ऑफ स्पीकर, या फिर इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, है ना? अगर रेजिग्नेशन देना है तो किसको देंगे? डेप्यूटी स्पीकर। देयर इज अनदर पर्सन हु इज नोन एज डेप्यूटी स्पीकर, उनके बारे में अभी पढ़ेंगे इनके बाद। डन? या फिर तीसरा केस है, इसको ध्यान से सुनना, इफ ही इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग द मेंबर ऑफ लोकसभा। भाई मैं स्पीकर हूं, मुझे आप लोगों ने चुना, लोकसभा ने चुना, डन? मेरे ऑफिस में वैकेंसी कैसे क्रिएट हो सकती है? या तो ऊपर डेथ, या फिर मैं रेजिग्नेशन दे दूं। रेजिग्नेशन किसको दूंगा? ये डेप्यूटी स्पीकर बैठे हैं इनको दूंगा। या फिर तीसरा केस इज कि अगर मैं लोकसभा का मेंबर ही ना रहूं, ठीक है, मैं इलेक्शन लड़ा, मैं स्पीकर बन गया, कल को कोर्ट बोल दे कि मैं करप्ट प्रैक्टिसेस से जीता हूं और मुझे डिस्क्वालीफाई कर दे फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, या फिर किसी केस में मेरा कन्विक्शन हो जाए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बोलता है अगर किसी भी केस में किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कन्विक्शन हो जाता है जिसमें सजा 2 साल से ज्यादा है, 6 महीने की है तो मेंबर रहेगा, जेल में जाएगा बट मेंबर रहेगा, जिसमें सजा 2 साल से ज्यादा की है, इस पर्टिकुलर केस में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये गवर्नेंस के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। डन? रोपा, रोपा जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है, ये हम गवर्नेंस के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ेंगे। उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और सजा पूरी करने के 6 साल तक वो कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। डन? मान लो अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आई एम बीइंग डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, तब भी मैं स्पीकर नहीं रहूंगा। 3 केसेस हो गए। फोर्थ केसेस, आई कैन बी रिमूव्ड बाय लोकसभा ऑल्सो। भाई आप लोगों ने मुझे इलेक्ट किया है ना, तो आप लोग कभी भी मुझे रिमूव भी कर सकते हैं। बात समझ आई? इज दिस क्लियर? नाउ पहले 3 केसेस में तो कुछ नहीं है ज्यादा, चौथा है रिमूवल। अब हमें पढ़ना है रिमूवल के बारे में। डन? अब देखो यार, लोकसभा कैन रिमूव द स्पीकर ऑफ लोकसभा, किस ग्राउंड पे? नो ग्राउंड इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने मुझे इलेक्ट किया, आप लोग कभी मुझे रिमूव कर सकते हो। डन? अब मुझे रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेम है, एक रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा। कोई भी मेंबर लोकसभा का एक रेजोल्यूशन लेके आएगा मुझे रिमूव करने के लिए। जब भी रेजोल्यूशन आएगा मुझे कितने दिन का समय दोगे? 14 डेज। ठीक है, रेजोल्यूशन लाओगे तो मुझे 14 दिन का समय दोगे। 14 डेज का टाइम इसलिए देते हैं कि भैया अगर गलती हो गई तो खुद रिजाइन कर दो या फिर अपने आप को डिफेंड करने का इंतजाम कर लो। 14 दिन के बाद मोशन स्टार्ट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? अब इस मोशन पे डिस्कशन होगी और डिस्कशन के साथ साथ हाउस में वोटिंग होगी। पहले डिस्कशन होगी कि मैंने क्या गलत किया, ठीक है, और उसके बाद बेसिकली हाउस विल वोट। और अगर हाउस इस रेजोल्यूशन को पास कर देगा बाय इफेक्टिव मेजोरिटी, कौन सी मेजोरिटी?
इफेक्टिव, व्हाट इज इफेक्टिव मेजोरिटी? मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ हाउस, माने टोटल मेंबरशिप माइनस वैकेंसीज। याद है? अगर हाउस ने इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया इफेक्टिव मेजोरिटी से, देन आई विल बी रिमूव्ड। इफेक्टिव मेजोरिटी क्यों रखी गई है यार? सिंपल सी बात है, स्पीकर शुड बी द चॉइस ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 543, पर मान लो 3 सीट्स जो है वो वैकेंट है, 3 वैकेंसीज हैं, तो अभी जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है वो 540 है ना, तो ये 540 लोग मिलके डिसाइड करेंगे कि ये स्पीकर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अगर 540 की मेजोरिटी बोलेगी कि ये नहीं रहना चाहिए, देन आई विल बी रिमूव्ड। अगर 540 की मेजोरिटी बोलेगी कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, रह सकता है, तब मैं रह सकता हूँ। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे एक कैच है। कैच इज कि जब भी मुझे हटाने का रेजोल्यूशन कंसिडरेशन में होगा लोकसभा की, तो क्या उस समय पे मैं लोकसभा की सिटिंग को प्रिजाइड कर सकता हूं? हाँ या ना? बताओ। नहीं, क्यों? इट विल गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। डन। यार टेक्निकल भाषा बोलनी शुरू करो। नो वन कैन बी जज इन हिज और हर केस। मान लो मुझे हटाने का रेजोल्यूशन चल रहा है, वो डिस्कशन हो रही है उस पे, और उस पे वोटिंग होनी है। ठीक है, मुझे पता है कि ये लोग मेरे फेवर में है, ये लोग मेरे अगेंस्ट है। मैं बोलने का मौका किसको दूंगा? इनको दूंगा। मैं बोलूंगा तू चुप करो, आप बोलिए। इज दिस क्लियर? बात समझ आई है? माननीय सदस्य बैठ जाइए, माननीय सदस्य आप बोलिए। डन। जब वोटिंग होगी मैं ओरल वोटिंग करा लूंगा। मैं कहूंगा दोज हु आर फेवर इन दिस रेजोल्यूशन से आए, those who are against of this resolution say no। I will say कि no exceeds I, therefore I shall not be removed। चलो भाई काम करो आप। Is this clear? It can happen ना। तो it will go against the principles of natural justice। को जब भी मुझे हटाने का रेजोल्यूशन कंसिडरेशन में होगा, हाउस उसको कंसीडर कर रहा होगा, तब क्या होगा? तब आई कैन नॉट प्रिजाइड ओवर द सिटिंग ऑफ लोकसभा। तब कौन प्रिजाइड करेगा लोकसभा की सिटिंग को? डेप्यूटी स्पीकर। हाँ जी, डेप्यूटी स्पीकर साहब। ठीक है, देन ही विल प्रिजाइड ओवर द सिटिंग ऑफ लोकसभा। बट कैन आई टेक पार्ट इन दीज प्रोसीडिंग्स? बट क्या मैं प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकता हूँ? यस और नो? यस। क्या मैं इस प्रोसीडिंग में बोल सकता हूँ अपने डिफेंस में? यस। क्या मैं वोट करूंगा अपने रिमूवल में? यस और नो? यस। आई कैन ऑल्सो वोट इन माई रिमूवल। आप ध्यान से सुनिए, देखिए, मुझे रिमूव किया जा रहा है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ स्पीकर, बट फिर भी मैं लोकसभा का मेंबर तो रहूंगा ना यार। एंड स्पीकर इज द चॉइस ऑफ लोकसभा। इज दिस क्लियर? सो एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा आई कैन वोट एट इन माई रिमूवल। बात समझ आई? मैं नीचे बैठ गया जाके एज अ मेंबर, डेप्यूटी स्पीकर प्रिजाइड कर रहे हैं, रेजोल्यूशन पे वोटिंग हो रही है कि मुझे हटाया जाना चाहिए या मुझे नहीं हटाया जाना चाहिए, तो मैं लोकसभा का मेंबर हूं ना यार। मेरी वोट की भी तो वैल्यू है ना यहाँ पे, कि मुझे हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए। जब कोई इंसान सरपंच का या एमएलए का इलेक्शन लड़ता है तो अपनी वोट को भी तो कास्ट करता है, बिकॉज ही इज ऑल्सो इलेक्टर। तो इन दिस केस आई एम ऑल्सो इलेक्टर, आई एम मेंबर ऑफ लोकसभा। तो जब भी रेजोल्यूशन कंसिडरेशन में होगा मुझे हटाने का, तब आई कैन नॉट प्रिजाइड ओवर द सिटिंग ऑफ हाउस। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर केस डेप्यूटी स्पीकर विल प्रिजाइड ओवर द सिटिंग ऑफ हाउस। Is this clear? But I can take part in proceedings, I can speak in these proceedings, and I can also vote on this resolution। बात समझ आए? Is this clear? चलिए हेडिंग डालिए, वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ स्पीकर। वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ स्पीकर। लिख लीजिए, डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल, और इफ ही सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा। डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल, या फिर फोर्थ इज इफ ही सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा। रेजिग्नेशन किसको देंगे? डेप्यूटी स्पीकर। ही विल गिव रेजिग्नेशन टू डेप्यूटी स्पीकर। इसको आगे लिख लीजिए।
डन। लोकसभा से डिस्क्वालिफिकेशन के देयर आर मेनी ग्राउंड्स, ठीक है। 4 ग्राउंड्स आर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, ध्यान से सुनिए इसको। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है पार्लियामेंट कैन ऑल्सो मेक अ लॉ, ठीक है, टू प्रिस्क्राइब अदर ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। तो 4 ग्राउंड्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसके अलावा पार्लियामेंट ने लॉ बना रखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है, उसमें देयर आर मेनी ग्राउंड्स। इज दिस क्लियर? इसको हम गवर्नेंस में डिस्कस करेंगे, जब हम इलेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। रोपा हम तभी डिस्कस करेंगे। इज दिस क्लियर? चलिए अब लिख लीजिए रिमूवल। इसमें लिखिए नो ग्राउंड इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, नो ग्राउंड इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर, no ground is mentioned in constitution for removal of speaker he can be removed by Lok Sabha, he can be removed by Lok Sabha by effective majority by passing a resolution, पूरा लिख लो, he can be removed by Lok Sabha by passing a resolution, by passing a resolution with effective majority, with effective majority. Further, whenever the resolution for removal of speaker, further, whenever the resolution for removal of speaker, for removal of speaker is under consideration, is under consideration by Lok Sabha, then he cannot preside over the sitting of Lok Sabha, then he cannot preside over the sitting of Lok Sabha, but he can take part in proceedings, but he can take part in proceedings with right to speak, with right to speak, with right to speak and right to vote, and right to vote, माने स्पीकर कैन रिमूव, स्पीकर कैन वोट इन हिज रिमूवल, ठीक है। इज दिस क्लियर? बात समझ आई यार? दिस इज ऑल अबाउट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। इस बार के यूपीएससी मेंस का भी सवाल है कि व्हाट इज द रोल ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर इन कैरिंग आउट द बिजनेस ऑफ लेजिस्लेचर, डन। तो अल्टीमेटली वो आपसे स्पीकर चेयरमैन के बारे में पूछ रहा था, इनके रोल के बारे में पूछ रहा था, ठीक है। मेंस में थोड़ा और अच्छा लिखा जा सकता है, माने इनके रोल फंक्शन यही है, बट इसको सब हेडिंग्स में डिवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल डिबेट्स एंड डिस्कशंस, ठीक है, हेल्प इन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, है ना भाई, मैं ही एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करवाऊंगा ना आप लोगों से, माने सब कुछ यही है, बट हाँ थोड़ी सी अच्छी हेडिंग्स के साथ इसको और ज्यादा अच्छा थोड़ा सा लिखा जा सकता है ना। वो जब मेंस आएंगे तब बात करेंगे कि कैसे लिखना है, डन। क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट इज डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखो इनके बारे में भी सुन लो, फिर मैं डिक्टेट करवा देता हूं। एज सुन एज स्पीकर इज इलेक्टेड बाय लोकसभा, जब लोकसभा स्पीकर को इलेक्ट कर लेगी, स्पीकर विल टेक एन ओथ, स्पीकर विल टेक एन ओथ बिफोर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट प्रेसिडेंट ने ये पावर दे रखी है स्पीकर प्रोटम को, इसलिए स्पीकर प्रोटम प्रेसिडेंट के बिहाफ पे मुझे ओथ दिलवा देंगे, डन। आफ्टर टेकिंग ओथ आई विल प्रिजाइड ओवर द सिटिंग ऑफ लोकसभा। उसके बाद यार व्हेन स्पीकर विल प्रिजाइड ओवर द सिटिंग ऑफ लोकसभा, उसके बाद स्पीकर एट एनी डे
इसको ध्यान से सुनना है, बहुत कंट्रोवर्सी में भी है आजकल, उसका रीजन बताऊंगा। उसके बाद स्पीकर एट एनी डे कैन फिक्स द डेट फॉर द इलेक्शंस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर। इज दिस क्लियर? स्पीकर किसी भी दिन डेट फिक्स कर सकता है फॉर द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर। अब अगर स्पीकर ने डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन की डेट फिक्स कर दी, तो आप में से जो जो भी इच्छुक होगा डेप्यूटी स्पीकर बनने का, वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेगा। उस पर्टिकुलर डे को इलेक्शन होंगे एंड डेप्यूटी स्पीकर विल बी इलेक्टेड बाय लोकसभा। माने ये बात तो क्लियर है कि स्पीकर की तरह ही जो डेप्यूटी स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय लोकसभा। डन। अब यार देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना सा ही लिखा हुआ है कि स्पीकर विल फिक्स द डेट फॉर द इलेक्शन एंड डेप्यूटी स्पीकर विल बी इलेक्टेड बाय लोकसभा, दैट्स इट। 1960s में, लेट 1960s में एक कन्वेंशन डेवलप होती है, एक कन्वेंशन स्टार्ट होती है। कन्वेंशन क्या होती है कि यार देखो, जो रूलिंग पार्टी है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी है, उसी का प्रधानमंत्री है, उसी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उसी का स्पीकर है। तो कम से कम यार डेप्यूटी स्पीकर तो उसका ना हो, कुछ तो ओपोजिशन को भी दे दो। ठीक है। तो लेट 1960s में, 1962 में पर्टिकुलरली, अर्ली 1960s में, सॉरी लेट में नहीं, ये कन्वेंशन डेवलप होती है कि जो पोस्ट होगी ना डेप्यूटी स्पीकर की, ये डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट किसको दी जाएगी? ओपोजिशन पार्टीज को। इज दिस क्लियर? माने जो रूलिंग पार्टी होगी, रूलिंग पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी फॉर द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर ओपोजिशन पार्टीज में से इलेक्ट किया जाएगा। अब यहां पे क्या हो सकता है, मान लो ओपोजिशन में कांग्रेस है, टीएमसी है, समाजवादी है, मायावती है, बहुत है, ये अपना कैंडिडेट उतार सकते हैं। उसके बाद रूलिंग पार्टी कैन डिसाइड कि किसको इलेक्ट करना है। अल्टीमेटली, अल्टीमेटली मर्जी तो रूलिंग पार्टी की है, बिकॉज आपके पास मेजोरिटी है लोकसभा में। इज दिस क्लियर? तो 1962 में अ कन्वेंशन हैज बीन डेवलप्ड कि भाई डेप्यूटी स्पीकर विल बी इलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज। ये बात समझ आई? नाउ मान लो ही इज इलेक्टेड एज डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब इनके पावर्स और फंक्शंस क्या है? देखिए, इनका सिर्फ एक फंक्शन है यार। वो फंक्शन क्या है कि ही विल प्रिजाइड ओवर द सिटिंग ऑफ लोकसभा इन माय एब्सेंस। जब स्पीकर प्रेजेंट नहीं है लोकसभा में, देन डेप्यूटी स्पीकर विल प्रिजाइड ओवर द सिटिंग ऑफ लोकसभा। इज दिस क्लियर? एंड व्हेन डेप्यूटी स्पीकर विल प्रिजाइड ओवर द सिटिंग ऑफ लोकसभा, तब इनके पास सारी पावर्स और फंक्शंस हैं जो किसके पास है? स्पीकर के पास है। अगर मैं हाउस में प्रेजेंट हूं, फिर ये जरूरी है कि मैं ही प्रिजाइड करूंगा। बट इफ आई एम एब्सेंट, अगर मैं हाउस में प्रेजेंट नहीं हूं, देन डेप्यूटी स्पीकर विल प्रिजाइड। तब डेप्यूटी स्पीकर के पास क्या होगी? कास्टिंग वोट। ही विल नॉट वोट एट द फर्स्ट इंस्टेंस, माने जो भी प्रिजाइड करेगा ना, वो पहले इंस्टेंस पे वोट नहीं कर सकता, उसके पास कास्टिंग वोट होगी। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? तब ये ऑर्डर डेकोरम मेंटेन करेंगे, ही कैन प्रिजाइड ओवर ज्वाइंट सिटिंग इन माय एब्सेंस। बात समझ आई? माने डेप्यूटी स्पीकर का सिर्फ एक काम है कि व्हेन स्पीकर इज एब्सेंट, देन ही विल प्रिजाइड ओवर द सिटिंग ऑफ हाउस। एक चीज ध्यान रखना कि डेप्यूटी स्पीकर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू स्पीकर। एक्चुअली होता क्या है यार, जहां पे डेप्यूटी लग जाता है ना, ठीक है, किसी भी ऑफिस में अगर मान लो देयर इज अ चेयरमैन, देयर इज अ डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है, देयर इज अ प्रिंसिपल, डेप्यूटी प्रिंसिपल, तो डेप्यूटी का मतलब होता है कि ही इज सबऑर्डिनेट टू अदर पर्सन, जो अथॉरिटी में ऊपर है। डन। और इन दोनों के बीच में काम डिवाइड होगा, चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, काम डिवाइड होगा। यहाँ पे बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है, काम कोई नहीं डिवाइड हो रहा मेरे और इसके बीच में। डन। इनका सिर्फ एक फंक्शन है कि मेरी एब्सेंस में हाउस को प्रिजाइड करेंगे, और ये मेरे सबऑर्डिनेट नहीं है। जब मैं हाउस में प्रेजेंट हूं, देन ही विल एक्ट एज ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ हाउस। इफ आई एम प्रेजेंट इन लोकसभा, अगर मैं लोकसभा में प्रेजेंट हूं, तब ये लोकसभा के मेंबर बन के काम करेंगे। ही इज द मेंबर ऑफ लोकसभा। ये मेरे सबऑर्डिनेट नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकता कि आधा 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 काम करते हैं, ये काम आप निपटा दो, नहीं, मेरा काम मुझे ही करना है। इज दिस क्लियर? इनका सिर्फ एक काम है कि मेरे एब्सेंस में इनको सिटिंग को प्रिजाइड करना।
यहां तक बात समझ आई? डन। दूसरी बात समझ आई इनके बारे में। तीसरी बात, जो भी इंसान डिप्टी स्पीकर बनता है लोकसभा का, उसको ऑटोमेटिकली एक प्रिविलेज ग्रांट हो जाती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। उसको प्रिविलेज क्या ग्रांट हो जाती है कि अगर इनको किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा, कल हमने पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में पढ़ा था, अगर इनको किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बना दिया जाएगा, तब यही उसके चेयरमैन भी होंगे। इज दिस क्लियर? ये सिर्फ डेप्यूटी स्पीकर के पास प्रिविलेज है कि इफ डेप्यूटी स्पीकर is appointed as or is elected as member of any parliamentary committee, then he will also become its chairman. ये इनके पास प्रिविलेज। इट इज ऑल अबाउट डेप्यूटी स्पीकर, बस इतना सही है। बात समझ आई? अब कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी इज कि 2014 में मोदी जी की सरकार आई, 2019 में फिर सरकार आई मोदी जी की, लगभग 5-6 साल से द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज वैकेंट। डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शंस ही नहीं हुए हैं लोकसभा में। इज दिस क्लियर? और ओपोजिशन बेसिकली रूलिंग पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाती है कि क्योंकि इट इज अ कन्वेंशन कि द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर विल गो टू ओपोजिशन, और आप ओपोजिशन को कुछ देना नहीं चाहते, आप तो तानाशाह हैं, आप चाहते हैं कि सब कुछ आपके हिसाब से ही हो। इस वजह से आप डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शंस नहीं करवा रहे। इसको लेके बहुत सारे आर्टिकल्स भी छपे हैं न्यूज़पेपर में, ठीक है। और एंटीसिपेट किया जा रहा था कि इट कैन कम इन मेंस, कि ये मेंस में सवाल आ सकता है, बट बेसिकली मेंस में नहीं आया है अब तक, ठीक है। तो बहुत सारी एडवाइस भी दे रहे हैं लोग। एडवाइस ये दे रहे हैं कि यार कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज रिटन कि स्पीकर विल फिक्स द डेट फॉर द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, बट नो टाइम फ्रेम इज मेंशन्ड। तो इट इज बेसिकली सजेस्टेड कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देना चाहिए, और उसमें एक टाइम फ्रेम मेंशन करो कि इतने टाइम के अंदर अंदर स्पीकर विल फिक्स द डेट फॉर द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर। डन। बात समझ आई? आप इस पे जरूर आर्टिकल्स पढ़ना यार। एक्चुअली रूलिंग पार्टी क्या बोलती है? रूलिंग पार्टी सेज की ओपोजिशन तो है ही नहीं। ओपोजिशन का स्टेटस लेने के लिए यू मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 10% ऑफ द सीट्स इन लोकसभा। दे से 10% नहीं है किसी के पास, ठीक है। नो डेप्यूटी स्पीकर इन लोकसभा फॉर लास्ट 4 years, इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेज कांग्रेस, ठीक है। अब शायद करा रहे हैं, ठीक है, अब शायद करा रहे हैं। ये है बीजेडीज, बिजू जनता दल ट्राइबल एमएलए टू बी डेप्यूटी स्पीकर। ये नहीं पता यार अब लोकसभा का है या वहां का है। नहीं, हो सकता है ये रिजाइन दे देना, इनको फिर लोकसभा की मेंबरशिप दें, ठीक है, इतना मुझे पता है यार, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। कुछ भी हो सकता है यार, हो सकता है कहीं पे वैकेंसी हो, इनको वहां से इलेक्शन कंटेस्ट कराएं, ठीक है। नो डेप्यूटी स्पीकर इन लोकसभा फॉर लास्ट 4 years, इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेज कांग्रेस, ठीक है। ये देखिए, ओडिशा डेप्यूटी स्पीकर रिजाइन टू प्रिपेयर फॉर लोकसभा इलेक्शंस, ठीक है ना। तो हो सकता है कि इनको इलेक्शन कंटेस्ट कराएं, इनको लोकसभा का मेंबर बनाएं, और फिर से कुछ भी हो सकता है। बट देखिए, इट इज अ बैड प्रेसिडेंट, ये दी वायर की न्यूज है। वाई द एब्सेंस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इन लोकसभा नियरली फॉर 4 years सेट्स अ बैड प्रेसिडेंट। एक्चुअली होता क्या है यार, देखो, स्पीकर के हाथ में बहुत पावर है। आप कोई भी रेजोल्यूशन लेके आओगे, स्पीकर विल डिसाइड कि एक्सेप्ट करना है या नहीं। आप बोलना चाहोगे आई विल डिसाइड, कि आप बोल सकते हो या नहीं बोल सकते। आपको कुछ भी करना है, आई विल डिसाइड। तो जब स्पीकर के पास इतनी पावर है, तो डेप्यूटी स्पीकर के पास भी होगी। और जिस दिन मैं एब्सेंट हूँ, दिस डेप्यूटी स्पीकर विल प्रिजाइड ओवर द सिटिंग ऑफ हाउस, एंड दिस डेप्यूटी स्पीकर विल बिलोंग टू ओपोजिशन, है ना। इफ ही बिलोंग्स टू ओपोजिशन, तो ये ओपोजिशन को चांस देंगे या नहीं देंगे, और उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमारा बंदा भी प्रिजाइड करेगा, हमें बराबर बोलने का मौका मिलेगा, हमारे मोशंस, हमारे रेजोल्यूशंस एक्सेप्ट किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा, ठीक है। बट बेसिकली 4 साल हो गए, अब तक डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शंस नहीं कराए हैं।
अब तो लोकसभा का टेन्योर खत्म होने वाला है यार, अब क्या करोगे करवा के। ठीक है, 2024 में दो इलेक्शन है फिर से लोकसभा के। डन। तो ये न्यूज है यार। कांग्रेस बोलती है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सरकार बोलती है कि नहीं नहीं, इट डज नॉट हिंडर द प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस। ठीक है, ये सरकार कुछ भी बोल सकती है वैसे। इफ इट डज नॉट हिंडर द प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स पागल थोड़ी ना थे, उन्होंने डिप्टी स्पीकर की पोस्ट रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। तो जो भी है, चलो इस पे क्या कमेंट करना। तो बेसिकली ये रहा। देखिए, एज पर आर्टिकल 93 एंड 178 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द हाउस नीड्स टू इलेक्ट टू प्रिजाइडिंग ऑफिसर एज सून एज पॉसिबल। ठीक है। However, while the Speaker Om Birla was elected soon after the present Lok Sabha met on June 17, 2019, the position of Deputy Speaker still remains vacant. According to rules, the elected Speaker should notify the election of his deputy almost immediately after his own appointments. However, Birla has refrained from doing so. मतलब Speaker will fix the date for the election of Deputy Speaker, ठीक है, बट नो टाइम फ्रेम इज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इन्होंने नहीं की। ठीक है, तो इसके बारे में दो तीन आर्टिकल्स पढ़ लेना जाके। ठीक है, अगर सवाल आता है, वैसे सवाल नहीं आएगा ऐसा, स्टेट सर्विसेज में ऐसा सवाल नहीं आता है जहां पे वो आपका ओपिनियन मांगता है, जहां पे वो ऐसे इश्यूज को पूछता है। यूपीएससी पूछ सकता है ऐसे सवाल। ठीक है, बट फिर भी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली इसको आप पढ़ लेना, दो तीन आर्टिकल्स इस पे आप पढ़ लेना। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? पक्का? चलिए लिखिए इसको। Deputy Speaker is elected by Lok Sabha. Deputy Speaker is elected by Lok Sabha, and the date for his elections and the date for his elections is fixed by Speaker. Date for his elections is fixed by Speaker. From 1962, from 1962, it is a convention. It is a convention that Deputy Speaker, that Deputy Speaker is elected from, is elected from opposition parties. That Deputy Speaker is elected from opposition parties. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। He is not subordinate to Speaker. He is not subordinate to Speaker. That is, that is, if Speaker is present in House, if Speaker is present in House, then he act as, then he act as ordinary member of House. Then he act as ordinary member of House. But in absence of Speaker, but in absence of Speaker, he presides over, he presides over the sittings of House. But in absence of Speaker, he presides over the sittings of House. Is this clear? Next is, he has also got a privilege. He has also got a privilege. He has also got, got a privilege that whenever, that whenever
he is elected or appointed, whenever he is elected or appointed a member of any parliamentary committee, a member of any parliamentary committee, then he also becomes its chairman. Then he also becomes its chairman. Then he also becomes its chairman. Please एक मिनट वेट करो यार. हेलो हेलो. हाँ जी. अच्छा देता हूँ मम्मी, एक मिनट. 313638. 31 बाई 31. अरे 31 बाई 313638. ठीक ठीक. ठीक है भाई, समझ आ गया? पक्का क्लियर है? हाँ. डिप्टी स्पीकर की पोस्ट पे कोई भी नहीं रहता. डिप्टी स्पीकर का काम क्या है? डिप्टी स्पीकर को कोई और काम थोड़ी ना दे रखे है. ठीक है. जब जब स्पीकर प्रेजेंट है तब तो ये मेंबर ही तो है हाउस का, है ना? हाँ, कम हो गया वोट. होगा, बिल्कुल होगा. जब मैं एब्सेंट हूं तो एक वोट तो कम होगा ही हाउस में. ठीक है. आपको क्या लगता है 543 के 43 आते हैं वोट डालने? नहीं. बहुत कम इंस्टेंसेस पे ऐसा होता है कि सभी वोट डालने आते हैं. अभी जो विमेन रिजर्वेशन बिल था, इस पे मनमोहन सिंह आए थे राज्यसभा में. ही इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. व्हील चेयर पे आए थे. ठीक है. तो उसका भी कितना बवाल मचा था कि क्या जरूरत थी इनको आने की इस एज में. ठीक है. वैसे इस एज में राज्यसभा का मेंबर बनने की जरूरत नहीं है भाई. ठीक है. क्या? कोई टाइम पीरियड नहीं है. जब तक जीते हो तब तक इलेक्शन लड़ो, बनते रहो. क्या? रिमूवल तो बहुत बार होता है स्पीकर्स का. ठीक है. रिमूवल हो जाता है. कोलिशन गवर्नमेंट्स में ज्यादा होता है रिमूवल. वैसे भी हो जाता है रिमूवल यार. पॉलिटिकल कंसिडरेशंस की वजह से होता है. मैं मोदी जी हूँ, आप ओम बिरला हो. आपकी मेरी केमिस्ट्री बिगड़ गई. मैं बोलूंगा कि भाई साहब रिजाइन करो. आप रिजाइन ही कर दोगे. मैं किसी और को स्पीकर बनाऊंगा. ठीक है. कोई ऐसा गणित बना, कहीं पे इलेक्शंस हैं. ठीक है. और मुझे लग रहा है कि ये बागी हो जाएगा. ठीक है. अब इसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा. मैंने कहा मंत्री बन जा भाई. इसने कहा कि नहीं, मैं तो स्पीकर ही बनूंगा. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा तुम मिनिस्टर बन जाओ यार, इसको स्पीकर बना देना. तो ऐसा तो चलता रहता है. ठीक है. इज दिस क्लियर? बात समझ आई? नाउ सेम है वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर. कैसे क्रिएट होगी यार? डेथ, रेजिग्नेशन, इफ ही सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड रिमूवल. रेजिग्नेशन किसको देंगे? स्पीकर. डन. अगर लोकसभा के मेंबर नहीं रहे तब भी डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट से गए. और नेक्स्ट इज रिमूवल. रिमूवल सेम है जैसे स्पीकर का होता है. डन. लोकसभा हटाएगी कौन सी मेजोरिटी से? इफेक्टिव मेजोरिटी से. अपने रिमूवल के प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं, यस. वोट कर सकते हैं, यस. प्रिजाइड कर सकते हैं हाउस को, नो. बात समझ आई? इस हाँ हाँ. तो फिर देगा भाई किसी भी इंसान को जो प्रिजाइड कर रहा होगा सिटिंग को. अभी आते हैं इस बात पे. ठीक है. अगर दोनों नहीं होते ना, तब क्या होता है? तब दो केसेस हैं. अगर दोनों नहीं है बिकॉज ऑफ वैकेंसी, इफ देयर इज वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है? प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट कर लेते हैं कि भाई तुम बेसिकली टेम्परेरी बेसिस पे हाउस को प्रिजाइड कर लो. लेकिन अगर दोनों नहीं है एब्सेंस की वजह से, ठीक है, अगर दोनों नहीं है स्पीकर और डेप्टी स्पीकर ड्यू टू एब्सेंस, छुट्टी पे है, इन दिस पर्टिकुलर केस लोकसभा इलेक्ट करती है एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को फॉर टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. फिर वो उसको देगा जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन होगा ना. एक्चुअली क्या होता है, एक पैनल बना लिया जाता है पहले ही. 10 लोगों का एक पैनल बना लिया जाता है कि जब ये दोनों लोग नहीं होंगे तो इन 10 में से कोई ना कोई प्रिजाइड करेगा.
ठीक है, तो पैनल बना हुआ है अभी भी। तो अगर डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो जो पैनल में सीनियर मोस्ट है मैं उसको रेजिग्नेशन दे दूंगा। ठीक है, बात समझ आई? पक्का? लिखिए वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर। इसको खुद ही लिख लो यार, 4 पॉइंट है। ठीक है, बस रेजिग्नेशन के आगे लिख लेना, ही विल गिव रेजिग्नेशन टू स्पीकर। लिख लिया? स्पीकर का टेन्योर तब तक होता है, नहीं सुनो, अगर लोकसभा डिसोल्व हो जाए तब भी स्पीकर रहते हैं। जब तक नई लोकसभा चुन के नहीं आती तब तक वो स्पीकर रहते हैं, जब नई लोकसभा चुन के आती है तब वो रिजाइन करते हैं। ठीक है, बात समझ आई? माने, मान लो दिस इज लोकसभा, लोकसभा डिसोल्व हो गई। अगर डिसोल्व हो गई तो वी ऑल सीज टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा, हम लोकसभा के मेंबर नहीं रहे। बट इफ आई एम स्पीकर ऑफ लोकसभा तो मैं लोकसभा का स्पीकर रहूंगा, फॉर सिंबॉलिक पर्पज ओनली। डन। जब नई लोकसभा चुन के आएगी, जिस दिन वो एंट्री मारेंगे उस दिन मैं बाहर। बात समझ आई? ठीक है, ऐसा होता है। लिख लिया ये? लिख लिया? नाउ राइट प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चलिए आप बताएंगे, राज्यसभा के इलेक्शन की, राज्यसभा के चेयरमैन के इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। हु इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु फिक्स द डेट फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, देखिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस, राज्यसभा इलेक्शंस और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो ये स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन हो रहे हैं ना, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई रोल नहीं है। दीज आर इंटरनल इलेक्शंस, ये लोकसभा खुद कंडक्ट कराएगी। जो आपको स्पीकर चुनना है, डिप्टी स्पीकर चुनना है, कोई भी चुनना है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये इंटरनल इलेक्शंस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो लोकसभा के इलेक्शंस करा दिए, अब आपने जिसको चुनना है आप चुनते रहो। डन। बट जो इलेक्शंस है प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, लोकसभा और राज्यसभा माने पार्लियामेंट के, और स्टेट लेजिस्लेचर के, असेंबली और काउंसिल के, उसको कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो बिकॉज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? भारत के वाइस प्रेसिडेंट। तो इनके इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। डन। वो वाइस प्रेसिडेंट ना लिख के आपको उलझाने के लिए लिख सकता है कि प्रेसिडेंट फिक्स द डेट फॉर द इलेक्शन ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नहीं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड ईसीआई फिक्स द डेट फॉर द इलेक्शन। बात समझ आई? नाउ, इज स्पीकर ऑफ लोकसभा मेंबर ऑफ लोकसभा ऑल्सो? हाँ या ना? क्या लोकसभा का स्पीकर लोकसभा का मेंबर भी है? क्या लोकसभा का डिप्टी स्पीकर इज मेंबर ऑफ लोकसभा? क्या राज्यसभा का चेयरमैन इज मेंबर ऑफ राज्यसभा? यस और नो? नो, वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट मेंबर ऑफ राज्यसभा। बात समझ आई? क्या राज्यसभा अपना चेयरमैन खुद इलेक्ट करती है? नहीं, है ना? तो इसमें सीधा लिख लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो का मतलब तो आपको पता है ना, व्हाट इज एक्स ऑफिशियो? ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ही इज नॉट मेंबर ऑफ राज्यसभा। ही इज नॉट मेंबर ऑफ राज्यसभा। वैसे आपको पता है, फिर भी मैं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं कब भूल जाओ आप।
he is not member of Rajya Sabha. Done. Now write powers and functions. Powers and functions. देखिए ध्यान से सुनो इस चीज को। जो आपने स्पीकर के केस में पावर और फंक्शंस पढ़ी हैं कि 3 सोर्सेज हैं इनकी पावर्स के और तीनों के फाइनल इंटरप्रेटर है, और जितने भी इनके फंक्शंस और पावर्स पढ़ी हैं, सभी फंक्शंस एंड पावर्स आर अवेलेबल टू चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इन राज्यसभा। अगर मैं स्पीकर हूं लोकसभा का तो मेरी सारी पावर्स और फंक्शंस कहां पे अवेलेबल है? मेरे पास लोकसभा में। इफ वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो उनके पास वो सभी पावर्स और फंक्शंस हैं जो लोकसभा के स्पीकर के पास हैं, ठीक है। बट मेरे पास वो सभी पावर्स और फंक्शंस कहां पे हैं? राज्यसभा में, एक्सेप्ट 2 पावर्स, ठीक है। लोकसभा के स्पीकर के पास 2 एक्स्ट्रा पावर्स हैं, मेरे पास वो 2 पावर्स नहीं है, बाकी सभी पावर्स मेरे पास भी हैं। तो मेरे पास 2 पावर्स कौन सी नहीं है आप बताओ? एक तो मनी बिल है ना, दूसरा ज्वाइंट सिटिंग। बहुत बढ़िया, डन। माने चेयरमैन ऑफ राज्यसभा enjoys all the powers and functions in Rajya Sabha which are enjoyed by speaker in Lok Sabha except 2 powers। 2 पावर्स को छोड़ के। वो 2 पावर्स कौन सी हैं? पहली बात तो भाई मैं चेयरमैन हूं, नाउ आई एम चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डन। आई कांट डिसाइड वेदर एनी बिल इज मनी बिल और नॉट। व्हाई आई कांट डिसाइड? बिकॉज मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। मनी बिल में देयर इज अ प्रोविजन, आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है कि दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकता। जब मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि ये मनी बिल है या नहीं है। एज सिंपल इज इट। बात समझ आई? दूसरी बात, आई कैन नॉट प्रिजाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग इन केस ऑफ डेडलॉक। अगर कभी भी डेडलॉक क्रिएट हो जाता है और प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग समन कर सकते हैं, देन ज्वाइंट सिटिंग विल ऑलवेज बी प्रिजाइडेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर की एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर दोनों एब्सेंट हैं देन डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इज दिस क्लियर? देखो ज्वाइंट सिटिंग विल बी प्रिजाइडेड बाय स्पीकर, बट इफ स्पीकर इज एब्सेंट देन डेप्यूटी स्पीकर, इफ डेप्यूटी स्पीकर इज एब्सेंट देन डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बट मैं कभी भी प्रिजाइड नहीं कर सकता हूं। इज दिस क्लियर? इसका रीजन आप ढूंढ के लाएंगे कि वाई चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन नॉट प्रिजाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग। बात समझ आई? बड़ा सिंपल सा है एकदम से। 2 फंक्शन, हाँ अरे भाई वो मेंबर नहीं है। ज्वाइंट सिटिंग में देखो एक एक वोट मैटर्स, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग के केस में एक एक वोट मैटर करती है यार। अब मैं चेयरमैन हूँ राज्यसभा का, आई एम नॉट मेंबर ऑफ राज्यसभा, बट मेरे पास कास्टिंग वोट होती है राज्यसभा में। आई एम हैविंग कास्टिंग वोट, ठीक है। ऑल्दो आई एम नॉट मेंबर ऑफ राज्यसभा बट आई एम हैविंग कास्टिंग वोट इन राज्यसभा, डन। बट इन केस ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग तो तब हो रही है ना जब यार सहमति नहीं बन रही दोनों की, एक एक वोट मैटर करती है। तो इस केस में मुझे डिबार किया गया है कि मैं ज्वाइंट सिटिंग को प्रिजाइड नहीं करूंगा क्योंकि मैं मेंबर नहीं हूं। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? पक्का? चलिए लिखिए इसको। he enjoys all the powers and functions in Rajya Sabha, he enjoys all the powers and functions in Rajya Sabha as enjoyed by speaker in Lok Sabha, as enjoyed by speaker in Lok Sabha, except 2 powers, except 2 functions, except 2 functions। पहला लिखिए, he cannot decide whether a bill is money bill or not, he cannot decide that whether any bill is money bill or not। सेकंड लिखिए,
ही कैन नॉट प्रिजाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग, ही कैन नॉट प्रिजाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग। बाकी सब काम इनका सेम है, जो स्पीकर का लोकसभा में है इनका राज्यसभा में है। ही कैन नॉट प्रिजाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग। डन। नाउ राइट वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ चेयरमैन। वैकेंसी, हाउ वैकेंसी विल बी क्रिएटेड, बताओ। रेज योर हैंड्स, कितने केसेस में, रेज योर हैंड्स कितने केसेस में भाई। हाँ 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 हाँ। और हाँ, वैकेंसी की बात कर रहा हूँ यार, वो एब्सेंस है। वैकेंसी 3 केसेस में क्रिएट होगी या 4 में। स्पीकर के केस में तो 4 केसेस में वैकेंसी होती है ना, इधर 3 केसेस में होगी या 4 में। 3 में, क्यों। अरे वो मेंबर नहीं है राज्यसभा के। अरे सुनो यार, स्पीकर के केस में वैकेंसी कैन बी क्रिएटेड इन अंडर 4 कंडीशंस। पहला तो डेथ, सेकंड इज रेजिग्नेशन, थर्ड इज रिमूवल, फोर्थ इज इफ ही सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा। बट चेयरमैन के केस में वैकेंसी कैन बी क्रिएटेड ओनली इन 3 कंडीशंस, डेथ, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल। ही इज नॉट मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो इस केस में तो कभी भी वैकेंसी नहीं क्रिएट होगी ना, ही सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा। अरे मैं स्पीकर ऑफ, मैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मैं मेंबर ही नहीं हूँ राज्यसभा का जब। इज दिस क्लियर। रेजिग्नेशन किसको देगा चेयरमैन, किसको, डिप्टी चेयरमैन को। वाइस प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन देता है, प्रेसिडेंट को। ठीक है, उलझो मत, लिखिए वैकेंसी, लिखिए डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल। बात समझ आ रही है ना। उधर 4 केस हैं यार, इधर 3 ही केस हैं। रेजिग्नेशन किसको देगा चेयरमैन, प्रेसिडेंट, राइट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डिप्टी चेयरमैन को नहीं देगा, बिकॉज ये वाइस प्रेसिडेंट है ये बंदा, ठीक है। रिमूवल कौन कर सकता है, कौन रिमूव करेगा, है। अरे पढ़ तो लिया तुमने वाइस प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। इज दिस क्लियर। तो रिमूवल लिख लो, एज डिस्कस्ड अंडर वाइस प्रेसिडेंट, एज डिस्कस्ड अंडर अंडर वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल डिस्कस तो किया था यार। रेज योर हैंड्स, हु विल टेल अबाउट द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। हाथ खड़े करो, कौन बताएगा कि वाइस प्रेसिडेंट कैसे रिमूव होते हैं। रेज योर हैंड्स, हाथ खड़े करो भाई, 1 2। और बताओ, तुम बताओ। रेजोल्यूशन कैन बी ब्रोट ओनली इन राज्यसभा, गुड। फिर डिस्कशन होगी, वोटिंग होगी, इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हो गया तो रेजोल्यूशन कहाँ जाएगा, लोकसभा में। लोकसभा में डिस्कशन होगी, अगर सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया तो कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट फाइनली रिमूव कर देंगे, ठीक है। सो हु रिमूव्स द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट रिमूव्स द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। फर्दर the resolution for removal of vice president or chairman of Rajya Sabha can be brought only in Rajya Sabha, and if passed by Rajya Sabha by effective majority it will go to Lok Sabha, and if it is also agreed by Lok Sabha by simple majority then president will remove vice president or chairman of Rajya Sabha. Is this clear? बात समझ आई। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनो। मैं स्पीकर हूं लोकसभा का, माई रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन, मैं प्रिजाइड कर सकता हूँ मीटिंग को, जल्दी बताओ हाँ या ना। तुम सोते हो रात को, नशा वशा तो नहीं करते क्या यार। अरे मैं स्पीकर हूँ लोकसभा का, ठीक है, मेरा, मुझे रिमूव करने का रेजोल्यूशन इज अंडर कंसिडरेशन, क्या मैं प्रिजाइड कर सकता हूँ लोकसभा की सीटिंग को, नो।
But can I take part in proceedings? Can I speak? Can I vote? Good. Now consider me as the chairman of Rajya Sabha. ठीक है, नाउ कंसीडर मी एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. मुझे रिमूव करने का रेजोल्यूशन इज अंडर कंसीडरेशन इन राज्यसभा. क्या मैं प्रिजाइड कर सकता हूँ राज्यसभा की सिटिंग को? पीयूष मेरी बात सुन. क्या डिस्ट्रैक्शन है तेरी जिंदगी में? अरे मेरी बात सुन यार. अरे क्या हो गया? सुन लो भाई, सुन लो, सुन लो, सुन लो. अरे सुन लो भाई, सुन लो यार. जब मैं, ये फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट जाएगा. वोटिंग तो हो रही है ना यहाँ पे भी, राज्यसभा में वोटिंग हो रही है. तुमने वीपी की क्लास लगाई थी? नहीं लगाई थी. अरे सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात. जब व्हेन आई एम चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मुझे रिमूव करने का रेजोल्यूशन इज अंडर कंसिडरेशन. ठीक है, बात समझ आई? तो मैं कैसे प्रिजाइड कर सकता हूँ राज्यसभा की सिटिंग को भाई? दिस गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. इज दिस क्लियर? बात समझ आई? ठीक है. नाउ आई कैन नॉट प्रिजाइड ओवर द सिटिंग ऑफ राज्यसभा, बट कैन आई टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ राज्यसभा? यस और नो? यस सर. अरे भाई, आई कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ राज्यसभा. तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो. तुम मत बताओ भाई, मैं बता देता हूँ. ठीक है, आप लोग चुप रहो, आप मत बताओ. ठीक है, आई विल टेल यू. ठीक है, दास का काम है ये, दास आपको बताएगा. सुनो मेरी बात. ठीक है, व्हेन आई एम चेयरमैन ऑफ राज्यसभा and resolution for my removal is under consideration of Rajya Sabha, then I cannot preside over the sitting of Rajya Sabha. Why? Because it goes against the principles of natural justice. मैं अपने केस में जज नहीं बन सकता हूँ. डन. बट आई कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ राज्यसभा. ऑल्दो मैं राज्यसभा का मेंबर नहीं हूँ, बट फिर भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सेज कि नो वन शैल बी पनिश्ड अनहर्ड. ठीक है, सो आई कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ राज्यसभा. और इस प्रोसीडिंग में मैं बोल भी सकता हूं, आई कैन स्पीक ऑल्सो. इज दिस क्लियर भाई? मैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए बोल सकता हूं ना यार. दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सेज. बट क्या जब इस रेजोल्यूशन पे वोटिंग होगी तो मैं वोट कर सकता हूं? नहीं, आई कैन नॉट वोट. वाई? बिकॉज आई एम नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा. दिस इज द डिफरेंस. डन. जब स्पीकर को रिमूव करोगे तो स्पीकर प्रिजाइड नहीं कर सकता, बट स्पीकर उस प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकता है और स्पीकर बोल सकता है, स्पीकर वोट भी कर सकता है. डन. बट जब चेयरमैन को रिमूव करेंगे आप, ठीक है, तो चेयरमैन प्रिसाइड नहीं कर सकता सिटिंग को, बट चेयरमैन कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग एंड चेयरमैन कैन ऑल्सो स्पीक. ठीक है, बट चेयरमैन कैन नॉट वोट. Why chairman cannot vote? Because he is not the member of Rajya Sabha. वैसे आई हैव द पावर ऑफ कास्टिंग वोट, बट अपने रिमूवल में मैं वोट नहीं कर सकता. इज दिस क्लियर? बात समझ आई? इसको लिखिए, इसको नोट करो यार. ये प्री की स्टेटमेंट बनती है. whenever the resolution for removal of chairman of Rajya Sabha, whenever the resolution for removal of chairman of Rajya Sabha is under consideration, whenever the resolution for removal of chairman of Rajya Sabha is under consideration by Rajya Sabha, is under consideration by Rajya Sabha. अरे कंसिडरेशन पूरा लिख ले भाई. is under consideration by Rajya Sabha, then he cannot preside, then he cannot preside over the sitting of Rajya Sabha, then he cannot preside over the sitting of Rajya Sabha, but he can take part in proceedings, then he cannot preside over the sitting of Rajya Sabha, but he can take part in proceedings
with right to speak, with right to speak, but without any right to vote, with right to speak but without any right to vote. बात समझ आ गई? क्लियर है? पक्का? डन? नाउ दिस इज अबाउट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राइट? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. अब इनके बारे में सुनो, ध्यान से सुनो. नाउ वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस. ऐसा तो है नहीं कि डिसोल्व हो जाएगा, राज्यसभा खत्म हो जाएगी, वो तो चलती ही जा रही है राज्यसभा. तो जो भी वाइस प्रेसिडेंट बन रहा है वो चेयरमैन बन रहा है राज्यसभा का. डन. और राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, इट इज अ कंटिन्यूइंग चैम्बर. अब क्या होगा यार, फ्रॉम टाइम टू टाइम, ध्यान से सुनिए, फ्रॉम टाइम टू टाइम जो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, he will fix the date for the election of deputy chairman of राज्यसभा. डन. जो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, he will fix the date for the election of deputy chairman of राज्यसभा. उसके बाद डेप्यूटी चेयरमैन विल बी इलेक्टेड बाय राज्यसभा. इलेक्शंस होंगे, डेप्यूटी चेयरमैन विल बी इलेक्टेड बाय राज्यसभा. तो जैसे लोकसभा को एक डेप्यूटी स्पीकर मिला, ऐसे ही राज्यसभा को एक डेप्यूटी चेयरमैन मिल जाएगा. नाउ व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन? सिर्फ वही एक फंक्शन है कि इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, जब मैं हाउस में नहीं हूं, ही विल प्रिजाइड ओवर द सिटिंग ऑफ हाउस. इज दिस क्लियर? डेप्यूटी चेयरमैन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू चेयरमैन. जैसे डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर के सबऑर्डिनेट नहीं है, ऐसे ही डेप्यूटी चेयरमैन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू चेयरमैन. द थिंग इज कि जब मैं एब्सेंट हूं, ओनली इन माय एब्सेंस ही विल प्रिजाइड ओवर द सिटिंग्स ऑफ हाउस. बात समझ आई? यहाँ पे कोई ऐसी कन्वेंशन नहीं है कि ओपोजिशन पार्टी का होगा डेप्यूटी चेयरमैन, और डेप्यूटी चेयरमैन के पास कोई ऐसी प्रिविलेज भी नहीं है, ठीक है, कि इनको अगर किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयर मेंबर बनाया जाएगा तो ये चेयरमैन बनेंगे. वो प्रिविलेज सिर्फ डेप्यूटी स्पीकर के पास है, डेप्यूटी चेयरमैन के पास नहीं है. इज दिस क्लियर? मेरा सवाल है आपसे, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, चेयरमैन. समझ आई बात? हु अमंग द फॉलोइंग कैन वोट इन हिज और हर रिमूवल? स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन. स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर और डेप्यूटी चेयरमैन. समझ आ रही है ना बात? पक्का? चेयरमैन कैन नॉट रिमूव इन, कैन नॉट वोट एट हिज इन हिज रिमूवल. वाई? बिकॉज ही इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा. बट बाकी के जो तीनों बंदे हैं, चाहे वो स्पीकर है, चाहे वो डेप्यूटी स्पीकर है, चाहे वो डेप्यूटी चेयरमैन है, they can vote in their removal. Why? Because they are also the member of their respective houses, and being the member of their respective house, they can vote in their removal process. बात समझ आई? Is this clear? पक्का? Now write deputy chairman, इसमें लिख लीजिए, ये खुद से लिख के लाना यार घर से, ठीक है, कि ही एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ चेयरमैन. वैकेंसी, राइट? वैकेंसी. वैकेंसी कैसे क्रिएट होगी, जल्दी जल्दी बता दो. डेथ और रेजिग्नेशन और रिमूवल और इफ ही सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा. गुड. ठीक है, तो चार ही केसेस हैं यार, डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल, एंड इफ ही सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा. डन. लिख लो लिख लो. रेजिग्नेशन किसको देंगे? चेयरमैन. डन. रेजिग्नेशन, ही विल गिव रेजिग्नेशन टू चेयरमैन. डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल, इफ ही सीजेस टू बी, CEASES, ये क्या लिखा है? इसका मतलब भी यही होता है. ये क्या लिखा तुमने? सीज
CEASE, ceases, CEASES, if he ceases to be the member of Rajya Sabha. बात समझ आई? पक्का? क्लियर है? डिप्टी चेयरमैन देख ले यार, कुल्ले दिखा देता हूँ भाई। ठीक है, ये गूगल बता सकते हैं, मुझे तो पता नहीं है। इंदु गोस्वामी है, शी इज डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा। लो देख लो यार, 1 मिनट लगता है। डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा ये है यार। ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह इज द डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। एज कितनी है इनकी? 80 साल। ठीक है, अराउंड 80 होने वाले हैं, 80 के 2 साल में हो जाएंगे। 80 है ना यार? 70, सॉरी यार। ठीक है, मेरा सी सेट ऐसा ही है थोड़ा। ठीक है, हु इज द प्रेजेंट डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? हरिवंश नारायण सिंह इज डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्लियर है? बात समझ आई? पक्का? चलिए, कल हम शुरू करेंगे कि किस तरह से लोकसभा और राज्यसभा फंक्शन करती है। ठीक है, एक आखिरी चीज करनी है कि अगर दोनों नहीं है फिर कौन प्रिजाइड करेगा। वो 2 मिनट का काम है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वैकेंसी है तो प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट कर देंगे, एब्सेंस है तो हाउस इलेक्ट कर लेगा। ठीक है, इसको बस लिखेंगे हम। डन। उसके बाद वी विल स्टार्ट द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट, किस तरह से सारा काम होता है। ठीक है जी, डन। चलिए, थैंक यू।